जैन रमेश क्या करते हैं कि जैसे कल फला व्यक्ति, जैसे सपोज कर रहे कि मैं कल कहूँ कि कल भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो सुबह उठ के उस विषय के ऊपर एएनआई को बुला के एक बाइट दे देंगे और ट्वीट कर देंगे, और फिर वही उनका जो बयान होता है आधिकारिक रूप से वो अखबारों में छपता है और वही बाइट टीवी पे चलती है। और फिर उनके बयान के बाद 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहीं छपती नहीं है। तो जो मकसद होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सब लोग चाहते हैं कि होल्ड हमारा रहे। नहीं, इसमें ना ज़्यादा दिखाई देती है चतुराई। ओबीसी की तरफ नजर डालना चाह रहा है कांग्रेस, क्यों डालना चाह रहा है? मतलब कोई दिक्कत आ गई है इस समीकरण में, जिस समीकरण के साथ अब तक चल रहा था? एक तो राहुल गांधी की जो राजनीति आज के डेट में वो SC ST OBC की है, और ख़ास तौर पर कास्ट सेंसस की जारी जनगणना की, और उसमें वो जानते हैं कि एक बड़ा हिस्सा है वो OBC है। राव इंद्रजीत अहिरवाल बेल्ट और ओबीसी चेहरा जिसको तलाश भी रही है हरियाणा में कांग्रेस, तो क्या कोई ऐसी संभावना आपको स्लाइटेस्ट दिखती है कि पोच करने की कोशिश करेगी कि भाई घर वापसी कर लो? नीरज, राजनीतिक लोग ना सत्ता की तरफ भागते हैं, मतलब पोच वो कर सकता है जो पावर में बैठा होता है। तो हुडास की राजनीति पे दिक्कत आ सकती है, खतरा हो सकता है, क्या आपको ये पहलू भी लगता है क्या? किसी जाट के आने से आ सकती है। राहुल गांधी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म कहाँ फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है? जब 2009 में राहुल गांधी ने पार्टी को बदलने की कोशिश करी, और वो कोशिश करते गए, लेकिन पार्टी ने राहुल गांधी को बदल दिया। गुजरात में उपचुनाव चल रहे हैं और नितिन पटेल और बलदेव ठाकुर के बीच जमीनों को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। देखो यार, गुजरात में ना ज़्यादातर नेता व्यापारी हैं जी। गुजरात का तो मूल जो स्वरूप है वही व्यापार है। राहुल गांधी संघ को लेकर भयंकर तरीके से हमलावर होते हैं। आपका चुना हुआ विधायक इस तरीके की बात करता है, ये केवल लिबर्टी मानी जाए, ये केवल फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाए, या दरअसल ये माना जाए कि आपके नेता भी आइडियोलॉजिकली आपके साथ हैं नहीं? मेरा ऐसा मानना है कि अगर नेता कुछ कहता है तो उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए, और अगर कह दिया तो आपको पता है और उनको पता है कि है कौन कौन है, फिर एक्शन लो। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं देखी जाएगी के एपिसोड के साथ। आदेश रावल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू। इस पूरे हफ्ते में जो जो घटनाक्रम हुई हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, और आपसे गुजारिश ये है कि इस बातचीत को सुनते हुए कोई सवाल आए, सुझाव हो तो वो लिख दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकें। पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो ज़रूरी हैं, जिन पर बातचीत की जाए और समझा जाए कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उन पॉलिटिकल इवेंट्स की है क्या। शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। एक खबर आ रही है आदेश जी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करना नहीं चाहते हैं, तो भाई हम नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये खबर राहुल गांधी तक भी पहुंच गई। पूरा मामला क्या है? नहीं, खाली प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता हैं वो चाह रहे हैं कि यार अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करें। उसे प्रॉब्लम आ रही है। एक कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के महासचिव हैं जयराम रमेश क्या करते हैं कि जैसे कल फला व्यक्ति, जैसे सपोज कर रहे कि मैं कल कहूँ कि कल भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो सुबह उठ के उस विषय के ऊपर एएनआई को बुला के एक बाइट दे देंगे और ट्वीट कर देंगे, और फिर वही उनका जो बयान होता है आधिकारिक रूप से वो अखबारों में छपता है और वही बाइट टीवी पे चलती है। और फिर उनके बयान के बाद 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहीं छपती नहीं है। तो जो मकसद होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अभी हाल ही में किसी बड़े नेता ने, मैं नाम बताना नहीं चाहता, उन्होंने ये बात राहुल गांधी को बताई कि फिर हमारा फ़ायदा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो वो चीज़ काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कांग्रेस पार्टी के भीतर कि जब सब कुछ जयराम रमेश को ही करना है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है। या तो आप सुबह उठ के बाइट मत दीजिए, ना या आप ट्वीट कीजिए, और जब अगले दिन जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती है, जब अखबार में ढूंढते हैं खुद को, नज़र ही नहीं आता कहीं पे, क्योंकि वहाँ तो जयराम रमेश जी छपे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है इस वक्त कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में कांग्रेस पार्टी के। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और कुछ जल्दी ही इस पे बदलाव देखने को मिलेंगे। किस तरह का बदलाव हो सकता है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि होमवर्क दे दिया जाता है कि भैया होमवर्क करो, कल तुम्हारा एग्जाम है, लेकिन पर्ची कोई और ही लिख जाता है। मतलब मैंने बताया ना, अब सपोज करो कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, आपने तैयारी की पूरा लग के कि कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरा विषय है कास्ट सेंसस का, मैं इसके ऊपर बोलूँगा। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 बजे है
और सुबह 8 बजे 9 बजे आपकी पार्टी के महासचिव प्रभारी उस पर स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। फिर क्या होता है, आजकल डिजिटल मीडिया जहाँ बहुत फास्ट है तो वो तुरंत उसको उठा लेता है, सब चैनलों की वेबसाइट पे, अखबारों की वेबसाइट पे वो बयान छप जाता है, और फिर शाम होते होते जब वो अखबार में कन्वर्ट होता है तो फिर भी वही बात छपती है। तो जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो कहाँ जाएगी? इसका मतलब ये है ना कि आप खुद से ही अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को डिटेल कर रहे हो, आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा मतलब उससे। दिखास और छपास की भूख भी हो सकती है, लगता तो ऐसा ही। तो आपने बोला एक्शन हो सकता है, किस तरह का एक्शन? एक्शन नहीं होगा, मतलब ऐसा कहा जाएगा कि आप ये मत करिए, और अगर पार्टी ने तय किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो उससे पहले कोई भी नेता जो है वो बाइट ना दे। और मुझे लगता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने इसके ऊपर शायद कुछ इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं, या करने वाले होंगे। अच्छा, दिखास और छपास के साथ साथ होल्ड की बहुत जरूरत होती है पार्टी के अंदर, सब लोग चाहते हैं कि होल्ड हमारा रहे। नहीं, इसमें ना ज्यादा दिखाई देती है चतुराई। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि यार सब नेता हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, और जो खासतौर पर जो चुनाव लड़के आते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक बात है, वो जनता के बीच के होते हैं। जयराम रमेश 4 बार राज्यसभा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो जितने इंटेलिजेंट वो हैं उतने इंटेलिजेंट वो लोग भी हैं जो जनता के बीच से आए हैं। तो उन्होंने ये बात बताई ऊपर, तो बताई तो उसका संज्ञान लिया गया। तो मुझे लगता है कि ये ठीक सी बात नहीं लगती कि आप अपने ही डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन जो है वो खराब करना चाहते हैं, जबकि उसके मुखिया ही आप हैं। आपको तो ये चाहिए कि भाई बेटरमेंट के लिए जितना बेहतर कर सके, जितना दिखे। दिल बड़ा करने की जरूरत है, वो कर ही नहीं पाते। वो खुद से ऑब्सेस रहते हैं कि नहीं बस मैं ही बयान दूंगा, मैं ही दूसरा गाली देंगे एनआई को, अब बुलाएंगे फिर उसी को। ये भी एक समस्या है बहुत बारी। आप सुबह सुबह उठे, आपने देखा आज का एजेंडा ये है, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपने बाइट दे दी, काम खत्म हो गया। नेता आ रहा है तैयार होकर, तैयारी करके वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं कहीं छपूँ, अखबारों में छपूँ, लेकिन वो काम तो पहले ही हो चुका है। ये हमारे यहाँ गांव में ना दूध भात का एक कॉन्सेप्ट होता था, खेलते थे तो एक खिलाड़ी दूध भात हो जाता था कि भाई तेरा खेलना ना खेलना कोई वैल्यू नहीं है। तो लगभग ऐसा हो जाता है। तो प्रवक्ता है जो है दूध भात हो गए, दूध भात हो गए। बहरहाल आपने चुनाव जनता के बीच के जो नेता है उनका जिक्र किया। जनता के बीच जो नेता रहते हैं उनके साथ अपनी दिक्कत है। उनकी दिक्कत यह है कि वो पार्टी पे पकड़ बना लेना चाहते हैं, और पूरी पार्टी चाहते हैं कि उनकी तरह से चले। खास तौर पे हरियाणा में ये टशल बहुत देखने को मिला है। अभी आपने एक ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा ओबीसी चेहरे की तरफ देख रहा है। लगातार 2 जो महत्वपूर्ण पद हैं उस पर जाट रहे, दलित रहे, ओबीसी की तरफ नजर डालना चाह रहा है कांग्रेस। क्यों डालना चाह रहा है? मतलब कोई दिक्कत आ गई है इस समीकरण में, जिस समीकरण के साथ अब तक चल रहा था? इसके 2 कारण हैं। एक तो राहुल गांधी की जो राजनीति आज की डेट में वो SC ST OBC की है, और खास तौर पर कास्ट सेंसस की जाति जनगणना की, और उसमें वो जानते हैं कि एक जो बड़ा हिस्सा है वो OBC है। दूसरा, अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव हारी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2007 में। 2007 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, और 2007 में फूलचंद मुलाना वहाँ के बने प्रदेश अध्यक्ष, एक दलित चेहरा थे। अब क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वही पार्टी के नेता भी होते हैं, CLP नेता भी वही होते हैं। तो 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर और फूलचंद मुलाना अध्यक्ष, जाट और दलित कॉम्बिनेशन था। 2007 में अशोक तंवर को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने रिप्लेस किया मुलाना जी को। 7 में या 14 में? 14 में, माफ कीजिएगा, 7 में मुलाना जी बने और 2014 में अशोक तंवर को अध्यक्ष बनाया गया, और ये कहा गया कि ये राहुल गांधी के युवा चेहरे हैं जो अब हरियाणा चलाएंगे। और तब बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सरकार चली गई थी, किरण चौधरी को बनाया गया नेता विधायक दल। ये कॉम्बिनेशन चला 2019 तक। दोनों दलित और जाट थे, जो जैसे पहले चलता रहा था, दोनों पहले कॉम्बिनेशन। 19 में कुमारी शालिया को बनाया गया अध्यक्ष, और भूपेंद्र हुड्डा हो गए CLP के नेता। फिर वही दलित और जाट। 2022 में बनाया गया उदयभान को, उदयभान हो गया अध्यक्ष, और हुड्डा साहब हो गए CLP के नेता प्रतिपक्ष। ये कॉम्बिनेशन चलता आ रहा है 2007 से लेके अब तक। कितने साल हो गए हैं? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। तो 18 साल से कांग्रेस पार्टी जो है वो 2 ही जातियों के साथ, समीकरण के साथ हरियाणा में राजनीति कर रही है। अब हरियाणा के प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद। BK हरिप्रसाद भी OBC से आते हैं। अब ये चाहते हैं कि इस समीकरण को तोड़ा जाए। वो टूटे कैसे? कि हमें इन 2 जातियों के बाहर भी झांकना होगा। पहले क्या होता था,
जब पहली बार हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने उससे पहले क्या होता था, जो जाट वोट था वो चौटाला के साथ होता था और कांग्रेस पार्टी गैर जाट की पार्टी होती थी हरियाणा की राजनीति में। आज उल्टा हो गया है, आज कांग्रेस पार्टी जाट पार्टी उसकी पार्टी होगी और जो गैर जाट की पार्टी है वो बीजेपी होगी। दूसरी पार्टियां तो गौण हो गई हैं। हाँ, लेकिन उस समय जब भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे या उसके बाद वो अध्यक्ष थे, उस समय पंजाबी, गुर्जर, यादव, ब्राह्मण सब जातियों के पॉकेट वाइज नेता थे कांग्रेस पार्टी के पास। इन 17-18 सालों में उस चीज में भारी कमी आई है। तो अब पार्टी जो है वो ओबीसी की तरफ देख रही है, लेकिन उसमें फिर एक सवाल है, कुछ चेहरा नहीं नजर आ रहा। हाँ एग्जैक्टली, आपने किसी को ग्रूम किया नहीं है। कैप्टन अजय यादव आपके पास थे अहिरवाल बेल्ट पे, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, फिर पार्टी में उनको बने रहने के लिए कहा गया। आपके ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन थे, आपने उनको हटा भी दिया उस चेयरमैनी से। आप राव इंद्रजीत के बाद, कैप्टन अजय यादव के बाद कोई और ओबीसी का चेहरा दिखता नहीं है पार्टी के पास। नहीं, पहले तो बहुत थे। राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी में ही होते थे। हाँ एग्जैक्टली, अहिरवाल बेल्ट के बड़ा चेहरा थे। सेकेंडरी थे वहाँ पे कैप्टन अजय यादव। तीसरे वहाँ डेवलप हुए राव दान सिंह, वो इस बार चुनाव हार गए लोकसभा का। इधर फरीदाबाद में अवतार सिंह बढ़ाना थे, जो गुर्जर नेता थे और 4 बार के सांसद रहे, वो भी ओबीसी में आते थे। लेकिन आज जब आप पार्टी में जाके देखोगे तो आपको जाट और दलित के अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैं वही थे से हैं कि बात ही कर रहा था। हाँ, तो अब उसमें इनको ये देखना पड़ेगा कि हमें किस जाति को ग्रूम करना है। बेसिकली अगर ये ढूंढ ऐसे रहे हैं कि कोई ऐसी जाति हो जो 7 से 8%, 5%, 6% तक भी हो, लेकिन वो आसानी से हमारी तरफ आ जाए। अब लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। नैब सिंह सैनी ओबीसी हैं, सैनियों को भी ठीक ठाक वोट बैंक हरियाणा में, ठीक है। अब इधर गुजर में देख लो आप, यादव में देख लो, फिर क्या है, जब ओबीसी में जाओगे तो उसमें भी फिर बीसीबी और बीसीबी उबट जाता है, वो बीसीए बीसीबी उबट जाता है, ठीक है। तो वहां भी बीजेपी स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली कांग्रेस पार्टी अब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, और मुझे ज्यादा लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति आजकल ओबीसी के आसपास घूम रही है, इसलिए जो भी लोग इसमें ये प्रयास करना चाहते हैं वो ये प्रयास है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हुड्डा परिवार जो है वो 2 में से एक पद चाहता है। या तो अगर आप चाहते हो कि यंग को बनाया जाए, तो ये बात मैं पहले शो में बोल चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, या तो दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बना दो और हुड्डा साहब जो है वो सीएलपी का पद छोड़ दें, या हुड्डा साहब को सीएलपी कंटिन्यू कर दो और किसी ओबीसी को आप अध्यक्ष बना दो। इधर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं वो भी जाट फेस हैं, वो भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वो इस टाइम महासचिव हैं कर्नाटका के, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो भी काफी सीनियर हैं। कुमारी शैलजा हैं, वो भी महासचिव हैं। तो अब इन सब के बीच में कैसे रास्ता निकालेंगे बीके हरिप्रसाद, ये एक बड़ा चैलेंज है। एक सवाल मेरा और है इसमें। ओबीसी चेहरे की तरफ आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ओबीसी चेहरा फिलहाल तो नहीं है, आपको ग्रूम करना होगा। 2007 से आपने हालांकि क्वेश्चन बताया, मैं 2014 से बात करता हूं। अशोक तंवर अध्यक्ष थे और एक दलित चेहरा अच्छा खासा दिख रहा था, जो क्लोज भी था कांग्रेस हाईकमांड से। 2019 में जिस तरीके से अशोक तंवर से वो पद लिया गया या पद उन्होंने छोड़ा, वो घटनाक्रम सबको पता है, किस तरीके से कुमारी शैलजा को मिला। 2022 में जब शैलजा ने छोड़ा, वो घटनाक्रम भी सबको पता है। और शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो तनातनी रही, या अशोक तंवर और हुड्डा साहब के बीच जो तनातनी रही, वो भी सबने देखा। उदय भान साहब दलित चेहरा थे, अध्यक्ष बने, लेकिन उदय भान और हुड्डा साहब के रिलेशन के बारे में कहा जाता है कि लगभग डमी हैं उदय भान। हुड्डा साहब का जो आदेश होगा या जो हुड्डा साहब चाहेंगे वही फैसला वहां पर चलेगा। अशोक तंवर फिर से पार्टी के अंदर आ गए हैं कई पार्टियां बदलने के बाद। अब जाट प्लस दलित की जो राजनीति कांग्रेस कर रही थी हरियाणा के अंदर, उसमें फिर से कोई दलित चेहरा अगर आता है, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो अशोक तंवर हो, उदय भान को तो आपने फिर से आजमा लिया और वो अभी पद पर बने हुए हैं, तो हुड्डास की राजनीति पे दिक्कत आ सकती है, खतरा हो सकता है। क्या आपको ये पहलू भी लगता है क्या? नहीं, किसी दलित के आने से हुड्डास की राजनीति में दिक्कत नहीं आ सकती, किसी जाट के आने से आ सकती है। तो टसल क्यों रहता है हमेशा दलित के साथ हुड्डा? टसल नहीं रहता, वो चाहते हैं कि देखिए आपने कहा ना डमी, ये मैं किसी व्यक्ति के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डमी एक ऐसा शब्द है जो हर संस्थान में, पॉलिटिकल पार्टी से लेके मीडिया हाउसेस तक, मतलब जो जितनी भी जगह होती हैं, वो डमी वर्ड जो है ना बहुत यूजफुल है जी। लोग चाहते हैं कि एक हमारा आदमी ऐसा बैठ जाए जो हमारे कहने से सब कुछ करे, हमारी बात माने, ठीक है। अब जब आपने 2 लोगों की बात की, अशोक तंवर से शुरुआत की आपने,
अशोक तंवर और हुड्डा के बीच में आखिर में आके काफी टसल हो गया था, बल्कि मारपीट तक हो गई थी जी। ठीक है, वो भी केस चल रहा था जो बाद में शायद विड्रॉल हो गया। कुमारी शैलजा भी डमी नहीं है, उनकी राजनीति भी एंटी भूपेंद्र हुड्डा रहती है जी। और उनकी विपरीत रहती है, क्योंकि सबका सर्वाइवल है अपना अपना। जी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ आपको, अगर ये लोग मिल जाएंगे ना आपस में तो इनकी राजनीति चल नहीं सकती, और ना ही हाईकमांड चाहता कि ये मिले ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। ठीक है, तो किसी दलित के चेहरा बनने से नुकसान नहीं होगा या टसल नहीं होगी, कोई जाट बन जाएगा तो टसल हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले कहा आपको कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में हुड्डा फैमिली ये क्लेम करती है कि उनके पास 32 एमएलए हैं और 4 सांसद हैं, टोटल 37 एमएलए हैं और 5 सांसद हैं, यानी 5 में से कुमारी शैलजा अलग हैं, बाकी 4 जो हैं वो अलग हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमें तो आपको एक पद देना होगा, और उनकी पॉलिटिकल बार्गेन ये है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? यही बात 2019 में कह रहे थे। 19 में खुल के नहीं कही थी, रैली भी तो कर ही ली थी, रैली रोहतक में रैली करी थी, लेकिन कुछ कहा नहीं, उससे बातचीत हो गई या बैकडोर बातचीत शुरू हुई। इस बार जो है ना ओपनली कह दिया है, मतलब लगभग कह दिया है हुड्डाज ने कि भाई हमें फिर फैसला करना पड़ेगा अपना। अब एक बात समझो आप, ये इसको ना पॉलिटिकली डिकोड करते हैं। सपोज करो कि कोई ओबीसी चेहरा बनता है, कोई टसल नहीं होगी, कोई नुकसान हुड्डा फैमिली को नहीं होगा। जैसे ही कोई जाट, और वो भी रणदीप सिंह सुरजेवाला जो वेल कनेक्टेड हैं, ऊपर भी कनेक्टेड हैं, वो आ जाएंगे तो जाटों में एक मैसेज जाएगा हरियाणा की राजनीति में कि अब राहुल गांधी ने इनको भेज दिया है। तो फिर उसका असर डायरेक्टली पड़ेगा हुड्डा की राजनीति पे। ये वो पॉलिटिकल रूप से अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता जो भी राजनीति में है। तो इस तरीके से बात तो ये भी हुई ना कि आप कोई मजबूत दूसरी कास्ट का नेता भी अफोर्ड नहीं करेंगे। ना 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 ना, इसको ऐसे मत देखो। मैंने क्या कहा, ओबीसी दलित का तो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है दलित जाट का, वो मुझे लगता है वो अब अंतिम दौर में है, थ्रेशोल्ड हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि वो हो गया है। अब ये जो ओबीसी की बात हो रही है, इसमें दोनों चीजें हो रही हैं कि आप एक तरफ ये कह रहे हो ओबीसी बनने से उनको भी हार्म नहीं है ना, वो भी पार्टी के अंदर रह जाएंगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, और वो बीच का रास्ता मुझे ये नजर आता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जो पार्टी में ये जो टूट फूट होने की संभावना है ये ना हो। क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है। 3 ही राज्यों में सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटका में और हिमाचल प्रदेश में, और एलायंस की सरकार है झारखंड में। उस हिसाब से जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये आज की डेट में इतना बड़ा पंगा लेने के मूड में नहीं है। पार्टी सॉफ्ट छोड़ेगी, सॉफ्ट नहीं छोड़ेगी, रास्ता निकालेगी बीच का। वो क्या निकलेगा मुझे नहीं पता आज के डेट में, लेकिन रास्ता जरूर निकलेगा। बीच के रास्ते में तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मानने पड़ते हैं। बीच के रास्ते में तो फिर ये ओबीसी वाला ऑप्शन है ना भाई, आप उसकी बात भी कर रहे हो ओबीसी की कास्ट सेंसस की, और वही रास्ता बीच का निकल जाता है। आपको विचार से अलाइन भी कर रहा है वो, और एक नया लीडरशिप ग्रूम भी हो जाएगा और हुड्डाजी पार्टी के अंदर रह जाएंगे। एक सवाल है मेरा सर, यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस हुए हरियाणा के अंदर, रिजल्ट आया अभी हुए क्या? हाँ, रिजल्ट आ गया है बल्कि। अच्छा। और रिजल्ट आया तो दीपेंद्र हुड्डा के खेमे का जो कैंडिडेट था, वो ऑब्वियस सी बात है उसने जीतना था। किस तरीके से वोटिंग होती है वो आप थोड़ा सा समझाइएगा। अभी हम तो जान रहे हैं, निश्चित कटारिया जो थे वो टॉप वोट गेनर रहे। सोमिल संधू नाम का एक लड़का जो करनाल से है, जीटी रोड बेल्ट पे आता है, घरोंडा विधानसभा, वो सेकंड रहा है। थर्ड रणदीप सिंह सुरजेवाला कैंप का जो व्यक्ति था, जो कैंडिडेट था, वो थर्ड रहा है। अब प्रक्रिया तो ये है कि भाई आपने सबसे ज्यादा वोट गेन कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अध्यक्ष बन जाएंगे। इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। हुड्डा साहब की बैकिंग से जो व्यक्ति है उसको 29,000 वोट मिलते हैं। इंडिपेंडेंट जो लड़का लड़ रहा है उसको 13,000 वोट मिलते हैं। लेकिन हुड्डा साहब की बैकिंग, आपने खुद कहा 32 विधायक अभी उनके पास, 4 सांसद। आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, 2 बार सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो एक सबसे बड़े कद के नेता है, उसके बावजूद 29,000 वोट और यहाँ 13,000 वोट शेयर। और जीटी रोड बेल्ट पे जहां आप कमजोर है, आपकी पार्टी कमजोर है, तो क्या राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं लंगड़े घोड़े और रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए अपने फ्रंटल को मजबूत करने के लिए कोई ऐसा फैसला लेंगे कि सबसे ज्यादा वोट गेनर जो है
उसको अध्यक्ष ना बना के एक नए लड़के को मौका दें? मैंने ना इस चुनाव को इतना क्लोजली वॉच नहीं किया। मुझे इतना पता लगा है कि जिस लड़के को सुखबीर कटारिया का बेटा है शायद, निश्चित, हाँ शायद जहाँ तक जी, मैं, हाँ, जी, और वो गुड़गांव से हैं। वो 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की 40 सीट आई थी तब सुखबीर कटारिया इंडिपेंडेंट जीत के आए थे और उनको मंत्री बनाया था हुड्डा साहब ने। अब ये जो कटारिया जी के बेटे जो जीत के आए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, जिनको वोट मिले 29,000, ये बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे हैं। दामाद है, माफ कीजिएगा। तो अब मैं ना आपको ले चलता हूँ 2009 में जी। राहुल गांधी, तब मैं भी, मुझे रिपोर्टिंग करते हुए सिर्फ 2 साल ही हुए थे उस तब, और राहुल गांधी लेके आए थे एक रिफॉर्म। वो अक्सर पार्टी में नए नए रिफॉर्म लेके आते हैं। उनका सबसे पहला रिफॉर्म था, तो वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे यूथ कांग्रेस के, कि मैं यूथ कांग्रेस में चुनाव कराऊंगा ताकि आम घरों के बच्चे, छोटे घरों के बच्चे जो हैं वो भी इसमें आ सकें। पहले क्या होता था कि नेताओं के जो बच्चे होते थे उन्हीं को ही अध्यक्ष बनाया जाता था, और वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती थी, चिट्ठी निकलती थी, आपको नियुक्त कर देते थे आपको। तो ये रिफॉर्म लेके आए। रिफॉर्म क्या कहता था कि चुनाव होगा, विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, फिर वो लोग वोटिंग करेंगे और फिर स्टेट की बॉडी बनेगी, ऐसे ही चुनाव होगा। तो इस रिफॉर्म में क्या हुआ कि जो वो चाहते थे कि मैं रोक दूं नेताओं के बच्चों को डायरेक्टली अपॉइंट होने से, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। होने क्या लगा कि ये जो चुनाव था ये बहुत महंगा चुनाव हो गया। यस। जिसके पास पैसे हैं वही लड़ सकता है, और पैसे तो नेताओं के पास ही है भाई, तो उनके बेटे लड़ेंगे। ठीक बात है। मुझे अच्छे से याद है, ये पहला चुनाव शायद पंजाब में हुआ था, और रवनीत सिंह यूथ कांग्रेस का, अगर मैं सही हूँ तो मुझे अच्छे से याद है, और शायद रवनीत सिंह बिट्टू चुन के आए थे पहली बार, जो बेअंत सिंह के पोते हैं। फिर मुझे पता लगा कि उत्तराखंड में हरीश रावत के बेटे चुन के आए, हरियाणा में चिरंजीवी राव बने जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे बने, का चुनाव शायद कैंसिल भी हो गया था। महाराष्ट्र में सत्यजीत तांबे बने, विश्वजीत कदम बने, नितिन रावत के बेटे बने, कुणाल। तो इसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी समय समय पे ये रिफॉर्म लेके आते हैं। अब मुझे ये देखना है कि हरियाणा के चुनाव में क्या भाजपा के पूर्व, और सुभाष बराला बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी जी, हाँ। उनका प्रभाव है, और जाट फेस हैं। हाँ, जाट फेस हैं, तो वो उनके दामाद हैं और कटारिया जी के बेटे हैं। तो वो फॉर्मूला जो बता रहा हूँ मैं आपको कि नेताओं के बच्चे चुन के आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो टॉप 3 कंटेंडर्स होंगे उनके इंटरव्यू होंगे। जी, प्रोसेस तो यही है। प्रोसेस यही है, और इस इंटरव्यू के बिहाफ पे ये तय होगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा हरियाणा का। लेकिन इसका जो मकसद था, अब मैं बताता हूँ 5 चीज़ें। राहुल गांधी ने आज तक लगभग 5 रिफॉर्म किए हैं। 2009 में पहला रिफॉर्म लेके आए वो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन, फिर वो लेके आए परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल। अच्छा। उसके बाद 2012 में आया था शायद। फिर वो लेके आए SC ST और महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है उनका। तीसरा, चौथा लेके आए थे वो प्राइमरीज। जैसे अमेरिका में प्राइमरीज का इलेक्शन होता है कि पहले आप चुनेंगे कौन आपका वो बनेगा, लोकसभा कैंडिडेट कौन होगा। वो इन्होंने मेरे हिसाब से 15 सीटों पे की थी उस वक्त, 2014 के इलेक्शन से पहले। वो भी फेल हुआ। ये जो SC ST और महिलाओं वाली आउटरीच का कार्यक्रम था ये सफल रहा, उससे काफ़ी बच्चे निकल के आए। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन को मैं फेल नहीं कहूँगा, वो चल रहा है आज भी, कहीं पास है कहीं फेल है। ऑब्जेक्टिव तो पूरा नहीं हो रहा है ना? ऑब्जेक्टिव पूरा भी हुआ, ऐसा नहीं है। आम बच्चे आए भी उससे, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो पहुंचे यहाँ तक। और अब राहुल गांधी लेके आए हैं DCC प्रेसिडेंट, यानी जिला अध्यक्षों को एम्पावर्ड करना। वो चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो है वो जब टिकटें बटें उस मीटिंग में बैठें और उनके जिले की टिकटों में वो अपनी राय दें। वो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है। राहुल गांधी हमेशा जो भी ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं उनकी मंशा तो ठीक होती है, उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं है जो उसको जमीन पे एग्जीक्यूट कर दे, क्योंकि नेता ने तो अपना विजन दे दिया। राइट। अब ये काम किसका है? एग्जीक्यूटिव जो होगा, जो उनके जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्टेट के महासचिव हैं, उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है। अब ये चाहते हैं कि नेताओं के नज़दीकी लोग जो हैं वो जिला अध्यक्ष ना बने। लेकिन अभी मुझे लगता है सिर्फ गुजरात की कमेटी सबमिट हुई है, वो भी डिक्लेयर नहीं हुई है। जब वो हो जाएगी मैं बताऊंगा आपको कि कितने नेताओं के लोग बने और कितने
हाँ, पता पड़ जाएगा कि ये वाला रिफॉर्म क्या रिफॉर्म सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ। तो वापस आता हूँ उसी पे, यूथ कांग्रेस पे जी। तो हरियाणा में अब की बार फिर वही हुआ है, नेता का बेटा ही, उसी को वोट मिले। ये इस चुनाव ने, ये चुनाव जो है ना, मतलब विधानसभा और लोकसभा चुनाव जितना ही महंगा है जी, उससे भी महंगा है, उससे भी ज्यादा महंगा है। इसमें इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आदित्य जी, यहाँ तो लगभग ये है ना कि आप सीधे सीधे तौर पे पद खरीद लेंगे, ज्यादा पैसा। उसमें एक प्रॉब्लम और आती है, जब कोई चुन के आता है ना, फिर वो सोचता है कि यार मैं तो जीत के आया हूँ, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है, मेरे को जवाबदेही नहीं है। लेकिन जब आप चिट्ठी से बनते हो ना, तो उसमें फिर भी आपको लगता है यार मुझे हटा भी सकते हैं ऊपर वाले। ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने कई जगह इसमें पहले के मुकाबले इन्होंने इसमें थोड़ा चेंज किया है प्रोसेस में। ये जो 3 लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, सब चीज़ें हैं, थोड़ा इसको आसान किया है। और पार्टी में एक बड़ा तबका चाहता है कि इसको बंद कर दिया जाए, इससे पार्टी हो ही ना कांग्रेस में ना हो, इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो नेता पुत्र की बाजी मारेंगे। तो अभी देखते हैं हरियाणा में क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है, कॉर्पोरेट घरानों में भी कही जाती है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते थे तब भी, कि भाई प्रिंसिपल को सब पता होता है, बॉस को सब पता होता है कहाँ क्या दिक्कत चल रही है। राहुल गांधी बॉस तो है। राहुल गांधी रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म कहाँ फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, या फिर क्यों धीरे गति से चल पा रहा है, वो उनको शायद पता होगा। तो सुधार क्यों नहीं हो पाता है? एक रिफॉर्म के बाद दूसरा रिफॉर्म, दूसरे रिफॉर्म के बाद तीसरा रिफॉर्म, हर रिफॉर्म लगभग फेल हो रहा है। जैसा आपने कहा कि आप चलिए यूथ कांग्रेस के चुनाव को फेल नहीं मानते हैं, यूथ को नहीं मानता, और SC ST और महिला वाले आउटरीच को नहीं मानता, प्राइमरीज को फेल मानता हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल को फेल मानता हूँ, और DCC डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाला भी चल रहा है, उसका देखते हैं क्या होता है, कितना एग्जीक्यूट हो पाता है वो। देखिए, पता तो है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं पता, वो तो सबको पता है, और उनको तो आजकल काफ़ी बारीक बातें भी पता है। ठीक है, तो ये भी पता ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये आसपास के लोगों का काम है कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसको ठीक करें। दूसरा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब 2009 में राहुल गांधी ने पार्टी को बदलने की कोशिश करी, और वो कोशिश करते गए, लेकिन पार्टी ने राहुल गांधी को बदल दिया। अच्छा, किस सेंस में आप ये कह रहे हैं? किस सेंस में? मैं जितने भी वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, या जो भी पार्टी में करना चाहते थे, अब जैसे 19 का चुनाव हुआ, 19 के चुनाव से पहले राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने रफेल को उठाया कि रफेल में करप्शन हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने को साथ ही नहीं दिया उनका, उन्होंने कहा ही नहीं कि अनिल अंबानी चोर है, जो वो खुद कहते थे राहुल गांधी। बाद में इस पर चर्चा भी हुई। दूसरा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आज भी कांग्रेस पार्टी में है, और जो छोड़ के भी चले गए, जो राहुल गांधी को रिट्वीट तक नहीं करते थे, और अब जब वो बीजेपी में है ना, वो बिना कहे मोदी जी का पूरा भाषण निकाल के, पूरा लिख के अपने हैंडल से ट्वीट करते हैं। मैंने कहा, ऐसा लगता है सोशल मीडिया मैनेजर आप बन गए हैं। हाँ, ठीक है। और यहाँ इतनी लिबर्टी होती है, इतनी लिबरल पार्टी है ये, कि यहाँ ठीक है, करो मत करो, आपकी मर्जी है, चल रहा है चलने दो। ये बड़ी डिफरेंट पार्टी है। हरियाणा से एक और सवाल लूंगा, लेकिन आपने जो बात की ना लिबर्टी वाली, वहां से मुझे मध्य प्रदेश की याद आ जाती है। भैरव सिंह विधायक हैं, भैरव सिंह परिहार एक सभा में वो भाषण देते हैं, संघ के लोग शायद उस सभा में बैठे थे, कि मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूँ। राहुल गांधी संघ को लेकर भयंकर तरीके से हमलावर होते हैं। आपका चुना हुआ विधायक इस तरीके की बात करता है, ये केवल लिबर्टी मानी जाए, ये केवल फ्लेक्सिबिलिटी मानी जाए, या दरअसल ये माना जाए कि आपके नेता भी आइडियोलॉजिकली आपके साथ हैं नहीं? देखिए, एक बात तो सही है कि मध्य प्रदेश जो है वो संघ की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। गुजरात से बड़ा जो संघ की पकड़ है वो मध्य प्रदेश में है, और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। गुजरात जो है ना, वो बटा हुआ है, मतलब उसको वो ऐसा पोलराइज्ड है, वो हिंदू मुसलमान के बीच में समाज जो है वहाँ का, लेकिन संघ नहीं है। संघ जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत उसकी पकड़ है, ऐसे नहीं वहाँ बार बार सरकार आ रही है। तो उन्होंने कहा, अब देखो राहुल गांधी ने गुजरात में क्या कहा कि हमारे कुछ 20-30 लोग हैं जो उधर भाजपा से मिले हुए हैं, और उनको उठा के बाहर कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा, या कभी भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा कि लंगड़े घोड़े हैं जी, और रेस के घोड़े हैं, बारात के घोड़े हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इसमें कि अगर कोई नेता कोई ऐसी बात कहता है तो उसकी बात का वजन होना चाहिए। यानी अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे लोग भाजपा से मिले हुए हैं गुजरात के अंदर, तो आपने उसके बाद एक्शन क्या लिया? ठीक बात है। सिर्फ कहने के लिए भाषण नहीं होता। आज मोदी जी ये कह दें
कि मेरी पार्टी के 4 लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं, अगर 1 घंटे बाद वो उस पार्टी में रह जाए ना तो मुझे बोल देना। वो तो सिर्फ कहेंगे, जो नीचे वाले लोग हैं ना, अमित भाई एंड सिस्टम, बाहर ही कर देंगे, कर दिया जाएगा। हाँ। वो ना, आप कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं कि आपको भाषण देना, तालियां पिटवानी है। नहीं, आप थोड़ी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो थंबनेल लगा के व्यूज लेने हैं आपको। एग्जैक्टली। नहीं ना, आप इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हो, 5 बार के आप सांसद हो, ठीक है, आपकी एक लेगेसी है, सबसे बड़ी पुरानी पार्टी आपकी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर नेता कुछ कहता है तो उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक बात है। या तो बोलो मत, और अगर कह दिया तो आपको पता है और उनको पता है कि है कौन कौन है, फिर एक्शन लो। ठीक बात है। अनुशासन वाली कोई चीज दिखती नहीं है, और अनुशासन वाली कोई चीज के बारे में जब मैं सोच रहा हूं तो मुझे कार्तिकेय शर्मा जी का एक पॉडकास्ट याद आ रहा है, जिस पॉडकास्ट में कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भाई मैं जीता राज्यसभा का चुनाव, कांग्रेस के कैंडिडेट को मैंने हराया, और कांग्रेस की ही तत्कालीन विधायक के वोट से हराया मैंने। किरण चौधरी जी थी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने इस पॉडकास्ट का चंग काटा, अपने ट्विटर पे लगाया और कहा देखो भाई हम तो शुरू से ही कह रहे थे, अब ये साबित हो गया है। पूरी राजनीति इसके इर्द गिर्द है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत होती है, मुझे लगता है ये जो चुनाव हुआ था 2022 में हुआ था। इसके पहले एक चुनाव हुआ था जहाँ शाही कांड हुआ था। इंक जी, शाही जो है वो चेंज कर दी गई थी, और तब RK आनंद कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के ज्वाइंट कैंडिडेट बने थे। ठीक है, हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला और मतलब इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी अगर इकट्ठा मिलकर किसी को कैंडिडेट बनाएंगी तो कांग्रेस पार्टी उस पर निपट जाती। तो भूपेंद्र हुड्डा सोनिया गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट को हम नहीं जिता सकते। और तब एक वेल प्लान्ड स्याही कांड हुआ, स्याही चेंज कर दी गई और कुछ वोटें रद्द हो गई, और जी न्यूज़ के जो मालिक थे सुभाष चंद्रा, वो जीत गए बीजेपी की तरफ से जीत के आ गए। तो वो एक सुभाष चंद्रा और इधर जो मतलब सबके संबंध थे आपस में, सारे आपस में, मतलब setting.com पूरा था। उसके बाद फिर चुनाव आया ये अजय माकन वाला। अजय माकन कैंडिडेट थे राहुल गांधी के जी, और काफ़ी क्लोज भी हैं क्योंकि ट्रेजरर हैं हम तो, और ट्रेजरर कोई ऐसे नहीं बनता जब तक वो क्लोज नहीं होता, मतलब बहुत बहुत भरोसे की चीज़ होती है वो। पैसा है, गल्ला आपको अगर मैं अपने गले बिठा रहा हूँ तो इसका मतलब आप मेरे करीबी हो जी, है ना। तो अब उनको भेज दिया वहाँ। अब कार्तिकेय शर्मा के फादर विनोद शर्मा जी, विनोद शर्मा जी बड़े क्लोज थे हुड्डा साहब के, शायद अभी भी होंगे, जब सरकार चल रही थी हरियाणा में जी। और अब कार्तिकेय जब आए निर्दलीय समर्थित बाय मतलब बीजेपी जी, तो अब उनको पता था कि वो ऐसे जीत नहीं सकते। तो कुलदीप बिश्नोई ने पहले ही बात कह दी थी कि मैं अपना वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं दूंगा जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया था, वो क्लियर था। फिर एक वोट जो है वो दाएं बाएं होगी, अजय माकन हार गए और कार्तिकेय शर्मा चुनाव जीत गए। आरोप लगे कि हुड्डा कैंप के धर्म सिंह छोकर ने अपना जो वोट है वो नहीं दिया, ये आरोप लगे। तो फिर से वो प्रेशर आ गया हुड्डा साहब के ऊपर कि भाई इन्होंने हरवा दिया, पहले तो जितवाया था उसको सुभाष चंद्रा को। इस बार हालांकि उन्होंने सोनिया गांधी को पहले कह दिया था कि हम नहीं कर सकते ये काम, वो पहले से ही कही हुई थी बात। तो अब फिर आ गया। अब तब से लेकर अब तक ये रहस्य चल रहा था कि आखिर वो कौन है, किसकी वोट थी जिसके कारण कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अजय माकन हारे। इन बिटवीन अजय माकन कोर्ट चले गए थे जी, हाई कोर्ट गए थे, और उन्होंने कुछ सबूत दिए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जब इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी थी उस वक्त की बात है, शायद कांग्रेस प्रेसिडेंट को सबूत दिए थे कि किसकी वोट से मैं हारा हूँ, और उसमें नाम आया था किरण चौधरी का। लेकिन किरण चौधरी ने हमेशा ये कहा कि नहीं मेरा वोट नहीं था वो, हमेशा। और एक दो बार मेरी बात भी हुई उनसे, किरण चौधरी एक दो बार मेरी बात भी हुई उनसे, वो हमेशा कहती मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। फिर लोकसभा चुनाव आ गया, उनकी सीट से राव दान सिंह को टिकट दिया गया था, उनकी बेटी टिकट काट दी गई थी ज्योति चौधरी की, और फिर राव दान सिंह जो है वहाँ से चुनाव हार गए जी। वो एक रैली हुई वहाँ पे राहुल गांधी की, जहाँ पे मंच पे किरण चौधरी भी थी, हुड्डा साहब भी थे, सब लोग थे, और वहाँ पे वो रैली भी खराब हो गई थी। और उसी रैली में मुझे लगता है अशोक तंवर ने ज्वाइन किया था, वो लास्ट रैली थी शायद,
अगर मैं सही हूँ तो वो हो गया। उसके बाद जो है हरियाणा चुनाव आया, उससे पहले किरण चौधरी भाजपा में शामिल होंगी और उनके जो 2 साल की राज्यसभा थी जो बची हुई थी वो उनको मिल गई और उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। अब कार्तिकेय शर्मा ने पहली बार ये कहा कि वो किरण चौधरी की वोट थी, तो ये राजनीतिक रूप से हुड्डा परिवार के लिए एक राहत भरी सांस थी कि देखो हम जो कहते आ रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, वो फाइनली जो बेनिफिशियरी है उन्होंने ये कहा कि हाँ ये किरण चौधरी की वोट थी। लेकिन बेनिफिशियरी बाद में मुकर भी गए सर। नहीं, मुझे लगता है कि वो फिर प्रेशर पड़ा होगा ना ऊपर से, हो सकता है किरण चौधरी का प्रेशर हो। किरण चौधरी के और उनके फादर के बड़े अच्छे संबंध हैं। देखो जितने बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं ना स्टेट में अक्रॉस द पार्टी लाइन, आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेल कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन वेल अकोमोडेटिव नहीं होते हैं। कम से कम हरियाणा में तो हम ये देखते हैं। नहीं, आपको लगता है सर अकोमोडेटिव एज ए पॉलिटिकल पावर्स में सर अशोक तंवर को कहाँ अकोमोडेट कर पाए अध्यक्ष के तौर पे हुड्डा साहब? अशोक तंवर सिर्फ अध्यक्ष थे, लेकिन जो ये बड़े परिवार हैं आपस में, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, इन सब के, अब तो खट्टर साहब भी परिवार ही हो गए, हालांकि उनका परिवार नहीं है। बंसीलाल साहब आप जो बात कर रहे हैं, हाँ। किरण चौधरी को कहाँ अकोमोडेट कर पाए हुड्डा साहब? आरोप तो लगते हैं ना कि हुड्डा साहब के कारण किरण चौधरी ने कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में किरण चौधरी कैबिनेट मंत्री रही और फुल अकोमोडेटिव थी। क्यों जाना पड़ा उनको? मुझे लगता है जो उनकी बेटी की टिकट काटी गई ना श्रुति चौधरी की, वो देखो उनकी भी लेगेसी है, वो बंसीलाल परिवार से आती हैं और वो उनकी अपनी सीट थी भिवानी। ठीक है, वो 2 बार चुनाव हारी। कांग्रेस पार्टी देखिए सभी तो हार रहे थे भाई। 2014 में कितनी सीट आई? 44। 19 में कितनी आई? 52। अब आप आए हो 99 पे थर्ड टर्म में, तो सभी तो हार रहे थे। ठीक बात है। लेकिन जो भी इन्होंने सर्वे कराए, जो भी रिपोर्ट्स आई, उनकी टिकट कट गई, उसके बाद वो चली गई। और ये बात तो वो खुला कहती हैं कि भूपेंद्र हुड्डा मेरे लिए अकोमोडेटिव थे, दीपेंद्र हुड्डा नहीं थे। दीपेंद्र को दिक्कत थी? नहीं, किरण चौधरी खुला कहती हैं ये बात तो। हाँ कि दीपेंद्र को दिक्कत थी, हुड्डा साहब अकोमोडेटिव थे। सर एक क्वेश्चन मिला है, नायब सिंह सैनी एक भाषण दे रहे थे, उसी स्टेज पर नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत के बीच कोई बातचीत होती है। राव इंद्रजीत कहते हैं कि हमने सरकार बनाई है, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। और नायब सिंह सैनी कहते हैं कि भाई ऐसा है, किसी एक परिवार और किसी एक व्यक्ति से ये सरकार नहीं बनी है। एक मतभेद सा तो दिख रहा है। राव इंद्रजीत बड़ा नाम है, पहले भी हमने चर्चा की उनके बारे में इसी वीडियो में। राव इंद्रजीत अहीरवाल बेल्ट और ओबीसी चेहरा जिसको तलाश भी रही है हरियाणा में कांग्रेस, तो क्या कोई ऐसी संभावना आपको स्लाइटेस्ट दिखती है कि पोच करने की कोशिश करेगी कि भाई घर वापसी कर लो? नीरज, राजनीतिक लोग ना सत्ता की तरफ भागते हैं। मतलब पोच वो कर सकता है जो पावर में बैठा होता है, वो नहीं कि जो अपने घर बैठा हुआ है। अभी हरियाणा में इलेक्शन खत्म हुआ है, सरकार बनी है 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, राव इंद्रजीत केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और राव इंद्रजीत की एक आदत रही है हमेशा से, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब भी वो ऐसे ही भाषण दे देते थे कि क्योंकि वो राजा हैं जी। ठीक है, कि राजा हैं और अहिरवाल बेल्ट में उनकी एक बात है, उनकी एक अपील है। ठीक है, तो उनको अपने होने का एहसास अपने क्षेत्र में कराना पड़ता है, भले ही वो मुख्यमंत्री बैठा हो। ठीक, हो सकता है उन्होंने कह दिया हो कि मैं ये बोलूंगा और आप ये बोल लेना, ये सब भी संभव है कि मेरी अपनी बनी रहे। भैया अपने क्षेत्र में तो आपको अपने दिखाओगे ना कि मैंने सीएम को कहा कि सुनो हमारे लोगों ने वोट दिया आपको, अहिरवाल बेल्ट ने जिताया आपको। और ये बात सही है कि पूरा अहिरवाल बेल्ट ने बीजेपी को वोट दिया है। ठीक है, तो वो अपने होने का एहसास कराते हैं। फिर मुख्यमंत्री को लगा कि यार मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, एक जाति की यानी यादवों की पार्टी नहीं है, ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की सरकार है। ठीक है, तो उनको भी अपने होने का एहसास कराना पड़ेगा जी। तो इसको कहते हैं राजनीतिक कुश्ती, और वैसे जिसमें कोई नफा नुकसान नहीं है। हाँ। ठीक है, उन्होंने अपने लोग एड्रेस कर लिए, उन्होंने अपना राज्य एड्रेस कर लिया, दोनों का काम हो गया, इतना ही है बस, इससे तो ये जस्ट एक बातचीत आपको लगा कि है जो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, बिल्कुल दोनों का काम हो गया ना कोई पार्टी छोड़ रहा है, ना आप मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हो, ना आपकी बेटी इस्तीफा दे रही है, आप उस पार्टी में हो, सीएम ने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। अब अहिरवाल बेल्ट में क्या चर्चा हो रही होगी भाई? हमारे ना राजा ने अपनी बात कह दी भाई। ये जनता को ऐसे ही मूर्ख बनाते हैं पॉलिटिशियन।
लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जनता बन जाती है। आदत सी हो गई है ऐसे जीने में, आप कह सकते हैं। जनता की बात हो रही है तो एक जनता का सवाल, और ये आखिरी सवाल इस चर्चा का हम लोग रखते हैं। गुजरात से आया है सर। गुजरात में उपचुनाव चल रहे हैं और नितिन पटेल और बलदेव ठाकुर के बीच जमीनों को लेकर बड़ा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, वो कह रहे हैं वो गलत कर रहा है। क्या इस पूरे चीज को आप गुजरात में एक सीट पे कड़ी पे उपचुनाव चल रहा है जी। ये सीट कभी रिजर्व नहीं होती थी। तो यहाँ से नितिन पटेल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और लॉन्ग टाइम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और बलदेव ठाकुर जो हैं ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये दोनों सीट से चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। और उसके बाद ये सीट रिजर्व होगी थी। उसके बाद से इनके जो चहेते लोग हैं वो इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। अब पहला जो आरोप आया वो आया कि बलदेव ठाकुर ने कहा कि नितिन भाई ने इन लोगों की ज़मीनें खा ली हैं, राबड़ी कम्युनिटी, हाँ, उनकी ज़मीनें खा ली हैं। फिर इनका आरोप आया कि ये तो हमारे साथ ही मिले हुए हैं कि हमारे इनके सबके अच्छे संबंध हैं और सब ज़मीनों के धंधे करते हैं। तो उनकी तरफ से वो आरोप आया। तो और कुछ दिन पहले, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमारे लोग जो उधर मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो बलदेव ठाकुर हैं ये प्योर कांग्रेसी हैं और इन्होंने ही जितवाया था गनीबेन को। अच्छा, एकमात्र सांसद है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन ये राजनीतिक लड़ाई है। वो कहते हैं कि इन्होंने ज़मीन खा ली, वो कह रहे हैं कि इन्हीं हमारे से मिलकर कर रहे हैं। तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही पार्टी के होते तो मेरे लिए खबर थी। अब बीजेपी के नेता अगर भाजपा का नेता कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, किसके खिलाफ बोलेगा? ठीक बात है। और कांग्रेस का नेता खिलाफ नहीं बोले, किसके खिलाफ बोलेगा? बोले स्वाभाविक आलोचना और स्वाभाविक बयान। देखो यार, गुजरात में ना ज्यादातर नेता व्यापारी हैं जी। गुजरात का तो मूल जो स्वरूप है वही व्यापार है जी। जितने बड़े तो मोदी जी ने 2014 में बताया भी था। हाँ, ठीक है। मुकेश भाई गुजरात से हैं, गौतम भाई गुजरात से हैं, गांधी जी गुजरात से थे, पटेल साहब गुजरात से हैं, जिन्ना साहब गुजरात से हैं, मोदी जी गुजरात से हैं, अमित भाई गुजरात से हैं। तो गुजरात अपने आप में एक सेंटर है, सेंटर नहीं है, एक अपने आप में समझने की चीज़ है। उस मिट्टी को समझना आसान नहीं है। ठीक बात है। तो ये सब इससे जुड़ा ही हुआ था। बलदेव ठाकुर वर्सेस नितिन पटेल, इनकी लड़ाई पुरानी चल रही है आपस में। वो कह रहा है वो हमारी ज़मीन खा रहे हैं, वो कह रहा है उन्होंने ज़मीन खा ली। इसमें कुछ ज़्यादा मेरे को लगा इंटरेस्टिंग। मतलब अगर एक ही पार्टी के लोग कहें एक दूसरे के बारे में तो कुछ सब्सटेंशियल तो समझ में आता है। चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव के बीच में प्रतिद्वंदी कहें तो ज़्यादा मुझे आश्चर्य नहीं कर रहा वो। ठीक है। हाँ। तो कुल मिला के आदेश जी, आपने जो बात कही उससे अरविंद केजरीवाल जी सही साबित होते हैं, सब मिले हुए हैं जी। तो राहुल गांधी भी हालांकि कह चुके हैं अपनी पार्टी के बारे में कि सब मिले हुए हैं जी। लेकिन मिले हुए हैं तो आप एक्शन लीजिए। आप लीडर हैं तो आपका काम एक्शन लेना है, केवल भाषण देना या केवल रिफॉर्म लाना नहीं है। देखना होगा कि जो जो रिफॉर्म लाया जाता है, जैसे इस वक्त डीसीसी प्रेसिडेंट को एम्पावर करने का रिफॉर्म कांग्रेस लाई है, राहुल गांधी लाए हैं, कितना सक्सेसफुल होता है। इस बीच यूथ कांग्रेस का जो रिजल्ट आया हरियाणा में, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा, जिसको भी सिलेक्ट किया जाएगा वो भी एक मैसेज देगा। किसे चेहरा बनाती है ओबीसी का हरियाणा में ढूंढ तो रही है कांग्रेस, ये भी देखने वाली चीज होगी। ये तमाम सवालों के जवाब जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर से इन सब बारे में बात करेंगे। और अगली बार अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आदेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने समय निकाला और बातचीत की। थैंक यू सो मच। निकालते रहिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। शुक्रिया।